आए शून्य से अलग तक, हम शून्य से अलग तक, शून्य से अलग तक। हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, जो कि होने वाला है एक फंडामेंटल और स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग आज तक इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़े नहीं हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए भी स्पेशल होने वाला है जो इस चैप्टर के नोट्स को रिवाइज करके उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करे बिना कुछ भी बताना या बात करना बिल्कुल बेकार होगा। चलिए बात करते हैं डी ब्लॉक के ऊपर। डी ब्लॉक एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट है जो कि बहुत ही फेमस है अपनी वेरिएशंस के लिए और अपने एक्सेप्शंस के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो मेन इसके 2 एक्सेप्शंस तो ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे, कि क्रोमियम और कॉपर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ी अलग है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद करनी पड़ेगी। अगली बात करते हैं आर्गन और टाइटेनियम की। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसी है, लेकिन कॉपर और क्रोमियम की थोड़ी अलग है, तो इन्हें आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं एडिशन कंपाउंड की, कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है। तो एडिशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है K2SO4 + Al2SO4 जो कि देता है K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। अगला एग्जांपल है FeCN2 + K4KCN gives K4FeCN6 4- + 4K + FeCN6 4-। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम आप अभी नहीं बना पाएंगे, आगे 12th क्लास में आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा, उसमें आपको डायग्राम बनाना सिखाया जाएगा। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, जो कि मेन टॉपिक है आज के इस वीडियो का। तो चलिए बात करते हैं अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो देखिए, कुछ आयन ऐसे होते हैं जो एडिशन कंपाउंड में ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं को सोल्यूशन में जाते ही। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ऐसी आइडेंटिटीज को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसमें क्या है? इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी है FeCN6 4-। इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी है FeCN6 4-। कंपाउंड ले लिया गया K4FeCN6, तो जो FeCN6 4- है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाएगी, और जो ये FeCN6 है ये लिगेंड हो जाएगा। यही इसी को हम लोग लिगेंड भी बोलते हैं। और लिगेंड क्या होते हैं दोस्तों? लिगेंड वो होते हैं जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को। जैसे K4 यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो वही इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? लिगेंड से। सब लिगेंड से एक एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया और K4FeCN6 4- बना लिया। अब यहाँ पे जो ये लिगेंड है वो मोनोडेंटेट है। खैर अभी मैं मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, परडेंटेट की बात नहीं करूँगा, वो बात आगे होगी। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशंस और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इन द कंपाउंड, उसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात करते हैं काउंटर आयन की। काउंटर आयन क्या होता है? तो काउंटर आयन वो होता है, कटायन को ही काउंटर आयन आप समझ सकते हैं, कटायन को ही हम लोग काउंटर आयन कहते हैं। K4FeCN6 4- ये यहाँ पे काउंटर आयन नहीं होगा, K4 यहाँ पे काउंटर आयन होगा, K4FeCN6 4- में काउंटर आयन होगा K4। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जैसे कि आपने क्लास 10th में 11th में भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ। जैसे कंपाउंड लिया K4FeCN6 और उसमें Fe जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसे हमने मान लिया X, और Cn जो कि -1 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे ले लिया, सारे चीज़ को मल्टीप्लाई किया और आंसर आया X = 2। तो यहाँ पर इस कंपाउंड की रिस्पेक्ट में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है आयरन का वो होगा 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेंटिसिटी की। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट लिगेंड कैन फॉर्म विद अ मेटल इज नोन एज डेंटिसिटी। इसका मतलब ये है कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड बना सकता है एक मेटल के साथ, एक एक्सेप्टर मेटल के साथ, उसे कहते हैं हम लोग डेंटिसिटी। डेंटिसिटी बहुत टाइप्स की होती है, जैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, परडेंटेट। तो 3 टाइप्स की डेंटिसिटी होती है। चलिए एक एक करके इन पर डिस्कशन करते हैं।
सबसे है मोडेंटेट पहले, फिर बाद में है बाइडेंटेट, फिर है पॉइडेंटेट। मोडेंटेट जिसकी डेंटिसिटी 1 हो, बाइडेंटेट जिसकी डेंटिसिटी 2 हो, पॉलीडेंटेट जिसकी डेंटिसिटी 3 हो, और इनके एग्जांपल्स भी दिए हैं। मोनोडेंटेट के एग्जांपल है H2O, जिसमें H2 जो कि एक लिगेंड है वो एक एक पेयर देता है इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से उसे मोनोडेंटेट कहा जाता है। अगली बारी आती है EN की, इथेन 1,2 डायमाइन की, डायमीन की, जो कि दो लिगेंड देता है, दो बॉन्ड पेयर देता है, दो बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर इसने दिया और एक बॉन्ड पेयर इसने दिया, एक इसने दिया एक इसने दिया, तो दोनों ने जब बॉन्ड पेयर दिए तो वो दो जाके दो बन गए, दो बॉन्ड पेयर बन गए, तो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बन गए, इस वजह से यहाँ बाइडेंटेट कहा गया। तो ये बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है वाटर, और पॉलीडेंटेट है EDTA। EDTA का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ऐसा होता है कुछ। इसमें आपको मैं बॉन्ड्स गिनवा देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स कितने बने, कि ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के रूप में आया। सबसे पहले तो हो गया एक, यही हो गया पहला हो गया एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये और छठवां यहाँ भी होगा एक और। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। जैसे किलेशन मैंने यहाँ नहीं दिया हुआ है, किलेशन मैं अपने तरफ से बता देता हूँ क्या होता है। किलेशन होता है द नंबर ऑफ रिंग्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड in the element or in the coordination compound which gives stability to an element is known as chelation, and the process phenomena is known as chelation, and the ring which has been introduced in this is known as chelate rings। मतलब कि जैसे इसमें यहाँ देखा जा सकता है chelate ring बनी हुई है इस कंपाउंड में, यहाँ पे एक chelate ring बन गई है, तो इस chelate ring को जैसे भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए इसमें और इसमें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसमें और इसमें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें MnH6 ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किलेट रिंग प्रेजेंट है। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर। जब भी कोई भी हम लोग कैटायन या एनायन, यहाँ पे जैसे एनायन है, यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लगाने के लिए, तो उसके लास्ट में O लग जाएगा, रिस्पेक्टिव कंपाउंड में O लग जाएगा, जो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, इसे आप याद कर लीजिए। बात करते हैं अगले के ऊपर लिगेंड दिए हुए हैं। जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लगते हैं तो इनके आखिरी में ये O लग जाता है, कुछ में I लग जाता है, और ऐसे चेंजेस होते हैं, इन्हें आप याद कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि देखिए NO का नाइट्रोसिल हो जाता है, CO का कार्बन हो जाता है, H2O का एक्वा हो जाता है, PPS3 का ट्राइफेनॉल फॉस्फीन हो जाता है, ऐसे करके। बाइडेंटेट लिगेंड की बात करें तो बाइडेंटेट लिगेंड वो होते हैं इनकी डेंसिटी 2 होती है, और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन तब भी इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे ऑक्सीलेटो OX2- ग्लासिनेटो GLY कार्बोनेटो। जो स्ट्रक्चर यहाँ दिए हुए हैं वो आप इन्हें याद कर लीजिए। अब बाइडेंटेट्स जैसे हो गया डाइमिथाइल ग्लासिनेटो और एसिटिलेनेटो ACAL, तो ये सब बाइडेंटेट्स हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स की। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं द कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स विच डिफरेंट डेंसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ है कि जितने भी जो कोऑर्डिनेटेड लिगेंड होते हैं वो जब डिफरेंट डेंसिटी दिखाएं, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग अलग डेंसिटी दिखाएं, तो उन्हें कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। मतलब फ्लेक्सी से यहाँ ये समझ में आता है कि वो फ्लेक्सिबल, जैसे वर्क में फ्लेक्सिबल होना, कि मतलब आप अपने वर्क में फ्लेक्सिबल है, मतलब आप अपनी ड्यूटी में फ्लेक्सिबल हैं, वैसे ही यहाँ पे मतलब है कि वो अपने लिगेंड्स की डेंसिटी में फ्लेक्सिबल है, इस वजह से इन्हें यहाँ पे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये इस कंपाउंड में SO4 में डेंसिटी 1 भी है यहाँ पे, और यहाँ पे डेंसिटी 2 है। EDTA की डेंसिटी 6 भी होती है, EDTA की डेंसिटी 4 भी होती है। अब बात करते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स की।
जैसे अब वो लिगेंड जिनमें वन डोनर साइड से ज़्यादा हो उन्हें हम लोग कहते हैं एमिडेंटेट लिगेंड्स की, जैसे NO2 माइनस CN माइनस SCN OCN, इन सब में इसमें दो दोनों साइड देखिए, दो डोनर साइड्स हैं, एक S की तरफ है एक N की तरफ है, ये देखिए। ऐसे ये बात करते हैं होमोलेप्टिक, फिर हेट्रोलेप्टिक, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर उसके बाद बात करेंगे IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक सेपरेट वीडियो बनेगा इसकी नेमिंग के ऊपर, वो वीडियो शायद कल परसों में अपलोड हो जाएगा, तो आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? मेटल्स इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, मतलब कि एक ही टाइप के डोनर ग्रुप से अटैच होता मेटल, तो उसे कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि जो पहला वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था वो भी होमोलेप्टिक था, MH2O6 का जो एग्जांपल बताया था वो भी होमोलेप्टिक ही था। अब बात करते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की। तो अ मेटल इज बाउंड मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे उसे कहेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बता दिया था, फिर से अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट हाउ टू राइट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। सबसे पहले क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखने के लिए सबसे पहले कैटायन लिखना है, उसके बाद ही एनायन लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले कैटायन लिखा गया है, बाद में एनायन लिखा गया है। Ml6 प्लस पहले लिखा गया है, Ml6 माइनस बाद में लिखा गया है। दूसरा रूल क्या है, फॉर कोऑर्डिनेशन का स्फीयर, फॉर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल एटम फर्स्ट देन लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए सेंट्रल एटम को पहले लिखना है, उसके बाद लिगेंड्स को लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले देखिए सेंट्रल एटम लिखा गया, उसके बाद कैटायन लिखा गया, उसके बाद एनायन लिखा गया। अब देखिए पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स को इनक्लोज करना है किसमें, कर्ली ब्रैकेट में, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट में। अब IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए in naming of complex and the ligand are named in the alphabetical order, use prefix di, tri and tetra for multiple ligands, H2O4 tetraqua, CN6 hexacyano, NH3 whole bracket 3 triamine. If ligands name already contain any of these prefix, then use prefix tri, triquis and bis। जैसे यहाँ पे पहले से ही अगर कोई प्रीफिक्स यूज़ हुआ, जैसे यहाँ इथिलेनमाइन यूज़ हुआ, तो वहाँ पे आपको बिस लगा देना है, क्योंकि यहाँ पहले से ही डाई यूज़ हो चुका है। अब बात करते हैं आगे, इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज़ अ कैटायन द मेटल इज नेम सेम एज एलिमेंट। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ आ गया, इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज़ अ कैटायन, जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एक कैटायन है, तो जो मेटल का नाम होगा वो सेम होगा एलिमेंट के उससे, मतलब कि उसके जो मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, जो मेटल का नेम होगा वो एलिमेंट के नेम से सेम होगा, उसमें कुछ भी और नहीं लगाया जाएगा, 8 नहीं लगाया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्रोमियम 3 लिख दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम 3 ही लिख दिया गया, आखिरी में वैलेंसी आखिरी में ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा जाता है। अब देखिए द कॉम्प्लेक्स इज अनायन नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद सफिक्स 8। अब देखिए जैसे क्रोमेट हो गया, प्लम्बेट हो गया, तो वो तब होगा जब एनायन होगा। एनायन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तभी होगा ऐसा। अभी कुछ इनमें दिए गए हैं कैटायन आयन, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस नहीं करूँगा, ये मैं PDF के तौर पे आपको दे दूँगा। अब बात करते हैं वर्नर्स की थ्योरी के ऊपर। अब इसमें बस इतनी बात करनी है कंडक्टिविटी के ऊपर। इसका मेन निष्कर्ष या मेन रिजल्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टिविटी में, कि मोर आयन, जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी।